हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। और मैं हूं रूपाली सिंह, लेकर के आई हूं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। तो जल्दी से सेशन को इसी बात पे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और साथ ही में चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर आप तैयारी करते हैं एक दिवसीय परीक्षा की, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, बैंक, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो ज़रूर से जुड़े हमारी आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु के साथ में। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और सबसे बड़ी खबरें क्या है आज की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है। अभी नई अपडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो रूस ने बोल दिया है कि भाई जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि उसने अपनी नीतियों को बदल दिया है और यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने की कसम खा ली है। तो इसी के से जुड़ी कुछ अपडेट्स को हम देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कुछ आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले आपकी आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका अभी हाल ही में आरोग्य वनम का जो है वो शुभारंभ किया गया है। और ये आरोग्य वनम आपका कहाँ पे शुरुआत की गई है, कहाँ इसका उद्घाटन किया है, किसने इसका उद्घाटन किया है, क्या इसका उद्देश्य है, ये सभी इस न्यूज में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आरोग्य वनम होता क्या है? ठीक है, आरोग्य वनम का मतलब है एक ऐसा गार्डन, एक ऐसा पार्क जहां पे सभी औषधीय पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को मदद मिलेगी उन पेड़ और पौधों को जानने के लिए और उनके औषधीय गुण को जानने के लिए। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपति दिख रहे हैं। और ये राष्ट्रपति कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। और इन्होंने ही इस आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? ये किया है रायसीना हिल में स्थित आपके राष्ट्रपति भवन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इसकी जो आप इस पार्क को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पार्क आपका किस तरह का है? ये आपका योगी के रूप में, जैसे कि योग किया जाता है, एक योग की मुद्रा बनती है, उस मुद्रा में ये पार्क जो है वो क्या बनाया गया है, इसकी डिजाइन बनाई गई है, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, बहुत सारे पेड़ पौधे रहेंगे। ठीक है, और बहुत जैसे कि आपके नीम के हो गए या बहुत सारे आपके औषधीय गुण वाले पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति भवन आपका कहाँ पे है? राष्ट्रपति संपदा भी कहा जाता है, जिसको जो स्थित है आपका नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना। तो ये इसका महत्व है जिसके लिए ये इसकी शुरुआत की गई है। और ये एक तरह का पहली ऐसी शुरुआत है जो कि यहाँ पे की गई थी। कुछ समय पहले जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो गुजरात के दौरे पे गए थे और उसी समय उनके दिमाग में ये बात आई थी कि हमें इस तरह का आरोग्य वनम अपने राष्ट्रपति भवन में बनाना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है। और साथ ही में ये जनता दर्शन के लिए भी खुला रहेगा। ठीक है, जनता भी इसका आनंद ले सकती है, इस वन में जाकर के घूम सकती है, जहाँ पे बहुत सारे फव्वारे हैं, बहुत सारी लाइटिंग्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो इन सभी का आनंद यहाँ पे लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे कि आरोग्य वनम कितने एकड़ जमीन में बना है, तो ये आपकी करीब 6.6 एकड़ जमीन में ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, अच्छा इसके साथ में आपको एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे देखनी पड़ेगी। आरोग्य वनम किस लिए जो है बनाया गया है? ताकि औषधीय गुणों का महत्व जाना जा सके, लोगों को बढ़ावा मिल सके औषधि गुणों को जानने के लिए। तो ये आपका किससे संबंधित है? औषधि से संबंधित है। और जब हम औषधि की बात करते हैं तो अभी आपकी एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके साथ में, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? लोगों के बीच सस्ती और गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण
कदम उठाए जा रहे हैं और जन औषधि केंद्रों को देश भर में बढ़ावा देने के लिए 1 से 7 मार्च तक औषधि सप्ताह भी मनाया जा रहा है। अब इसी में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, जो कि आपको जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें 7 मार्च की, तो 7 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हम मनाते हैं जन औषधि दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस मनाते हैं? जन औषधि दिवस। और इसी के चलते हर साल जो है एक सप्ताह भी मनाया जाता है, जो कि होता है 1 से लेकर के 7 मार्च के बीच में। और ये आपका कौन सा सप्ताह होता है? ये होता है जन औषधि सप्ताह, ठीक है। कौन सा सप्ताह है? जन औषधि सप्ताह, जिसके चलते जितने भी आपके जन सुविधा केंद्र होते हैं वहां पर सस्ती दवाइयां और अच्छी दवाइयां देने की जो है वो एक मुहिम चलाई जाती है। अगर डेज की हम बात कर रहे हैं तो एक और डे भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन मार्च में ही मनाया जाता है, जो कि हम बोलते हैं 8 मार्च को। और 8 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? ये हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कि अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, ये कब से कब तक मनाया जाएगा, तो फिर से याद रखिए कि 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए ये आपका सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें लगभग 7 दिन, 1 मार्च से 7 मार्च तक 7 दिन तो होंगे और 8वें दिन आपका कौन सा आ गया? राष्ट्रीय महिला दिवस आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से लेकर के 8 मार्च तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ठीक है। अगर हम सप्ताह की सेम, क्योंकि आपका है जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, तो 1 से 7 मार्च तक कौन सा दिवस हो गया? जन औषधि सप्ताह हो गया, ठीक है, 1 से 7 मार्च तक। फिर इसी तरह से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो कौन सा हो जाएगा? 1 से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह आपका मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम विषय वस्तु की बात करते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विषय वस्तु क्या रहेगी, तो ये याद रखिएगा विमेन ऑफ टुमारो, विमेन ऑफ टुमारो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, इसी से जुड़े हुए डेज थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ में मैंने एक और दिवस आपको बताया था कि 3 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 3 मार्च को हम मनाते हैं वैश्विक जनजीव दिवस, ठीक है। दैट मीन्स वर्ल्ड लाइफ डे, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ डे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे जो कि आपको मनाने हैं। साथ में आरोग्य वनम की बात करें तो कहाँ पे खोला गया है? राष्ट्रपति भवन में खोला गया है, जो कि रायसीना हिल पे स्थित है। आगे बढ़ेंगे, इसके साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। और यहाँ पे एक बुक रिलीज की गई है, ठीक है, एक पुस्तक को रिलीज किया गया है और उस पुस्तक का नाम क्या है? द मिलेनियल योगी, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? द मिलेनियल योगी। और इस पुस्तक के लेखक कौन है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये आपके पूर्व सैनिक रह चुके हैं, ठीक है, कप्तान रह चुके हैं, और इनका नाम है दीपम चैटर्जी, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द मिलेनियल योगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूर्व सैनिक कैप्टन दीपक चैटर्जी ने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है द मिलेनियल योगी। और अगर हम इसके साथ में कुछ और पुस्तकों को भी देख लें जो कि हाल ही में रिलीज हुई हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जब भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि आपने एक न्यूज़ पढ़ी और नेक्स्ट डे उसको रिवाइज कर लिया और हो गया। जब भी आप न्यूज़ पढ़िए या कोई भी करंट अफेयर्स पढ़िए तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हैं, जितनी चीज़ें आप इकट्ठा कर सकते हैं, वो सब इकट्ठा कर लीजिए, तभी आपकी प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी हो पाती है, ठीक है। तो मेरा पढ़ाना तो आपको काम आएगा, लेकिन खुद से भी ये आप टेक्निक सीखिए कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बुक्स की, ठीक है, तो आपने देखा दीपम चैटर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है द मिलेनियल योगी। साथ ही में जल्दी से रिवाइज कर डालिए अभी हाल में कितनी पुस्तकें लॉन्च हुई हैं और उनको किसने किसने लॉन्च किया है, ठीक है। बात करेंगे अनूप जलोटा ने अभी हाल ही में एक पुस्तक जो है रिलीज की थी जिसका नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ठीक है। क्या है?
उड़ान एक मजदूर बच्चे की। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं मिथिलेश तिवारी। ठीक है, कौन हो जाते हैं? मिथिलेश तिवारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। अगर पूछे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो एमके स्टालिन जी हैं। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है उंगलिल ओरुवन। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु है तो लैंग्वेज भी तमिल होगी। ठीक है, और नाम क्या है? उंगलिल ओरुवम। और इसके अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है वन अमंग यू, हम तुम में से कोई एक। ठीक है, तुम में से एक, वन अमंग यू। तो ये आत्मकथा किसने लिखी है? ये लिखी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, विशेष व्यक्ति हैं, तो उनसे जुड़ी हुई पुस्तक का नाम भी और खास तौर पे ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा द ग्रेट टेक गेम एक पुस्तक है, द ग्रेट टेक गेम, और इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अनिरुद्ध सूरी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अनिरुद्ध सूरी। नेक्स्ट है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। ठीक है, क्या है? द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है जिमी सोनी जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जिमी सोनी। फिर आता है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ठीक है, श्री निकेतन आपका कौन सा निकेतन है? शांति निकेतन है। और शांति निकेतन वाला कहाँ पे स्थित है? किससे जुड़ा हुआ है? ये संबंधित है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, और इन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। और किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता ने। ठीक है, किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता ने। तो ये आपके क्विक रिवीजन थे 2022 के कुछ पुस्तकों के। धीरे धीरे करके मैं आपको सभी पुस्तकों के नाम और उनके लेखक याद करा दूंगी क्लास में ही। तो इसके लिए जुड़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी पुस्तकें हो गई, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, दीपम चैटर्जी की बुक है। ठीक है, यहाँ पे दीपक नहीं है, दीपम है। दीपम चैटर्जी की पुस्तक द मिलेनियल योगी। मिथिलेश तिवारी की पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की जीवनी या फिर आत्मकथा, नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। ठीक है, द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, इसके लेखक का नाम क्या है? जिमी सोनी। और आखिर में आती है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, और इसके लेखक हैं उमा दास गुप्ता। ठीक है, तो लर्न कर लीजिए, और कमेंट सेशन में और भी जितने भी पुस्तकें हैं, जितने भी लेखक हैं 2022 के, कमेंट में जरूर से मेंशन करिएगा। इससे आपकी तैयारी एक कदम और मजबूत हो जाएगी। जब तक आप दूसरों से कुछ हटके या कुछ अलग नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों से आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप दूसरों से आगे सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो जब तक, इसीलिए मैं कहती हूँ कि दूसरों से कुछ हटके कुछ अलग करना है, तो इसलिए आपको खुद मेहनत करनी है, और खुद मेहनत दिखनी चाहिए, और वो दिखेगी आपके कमेंट सेशन में। तो जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स आपके रिलीज हुए हैं वर्ष 2022 के। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, सभी लोग जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में क्या किया है? एक राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित कर रहा है। ठीक है, जिसमें क्या होगा? जिसमें कि जितने भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है देश में, उन सभी को मापा जाएगा। तो भारत सरकार का थिंक टैंक कहे जाने वाला नीति आयोग राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित कर रहा है, जिसका कि उद्देश्य है प्रगति को मापना और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक समानता में निरंतर अंतराल की पहचान करना। ठीक है, यहाँ पे अंतराल की पहचान करना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में स्क्रीनशॉट भी आप लेते चल सकते हैं, आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो नीति आयोग की सबसे पहले हम बात करते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कब इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। ठीक है, 2015।
फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संस्था थी जिसको कि हटा करके ये नीति आयोग का गठन किया गया था, तो वो था आपका प्लानिंग कमीशन। ठीक है, क्या था? प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को हटा करके आपका क्या बना? ये बन गया नीति आयोग। और ये क्या है? आपका एक थिंक टैंक है जो कि सभी सरकार की गतिविधियों के बारे में जो है विचार करता है और उनको परामर्श देता है कि किस तरह से देश की प्रगति होनी चाहिए, और कई सारी स्कीम्स को भी लागू करता रहता है। तो अभी फिलहाल में इसने कौन सा सूचकांक जो है वो जारी करने की तैयारी कर रहा है? ये है आपका राष्ट्रीय लिंग सूचकांक। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय लिंग सूचकांक। दैट मीन्स जेंडर, आपका जो है जेंडर इक्वालिटी को लेकर के ये काम करेगा, जेंडर इंडेक्स मेंटेन करेगा, जिससे देश की प्रगति को मापने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, अच्छा, आज से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? ठीक है, तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इस वक्त कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपसे इससे ज्यादा या इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ये नाइट फ्रैंक क्या होता है। ठीक है, नाइट फ्रैंक आपका एक तरह का इंडेक्स है, एक तरह का सूचकांक है जो विश्व भर में सभी देशों के अरबपतियों की लिस्ट मेंटेन करता है, और ये बताता है कि कौन सा देश जो है, कौन से देश में सबसे ज्यादा अरबपति पाए जाते हैं, और जितने ज्यादा अरबपति पाए जाएंगे उतना ज्यादा उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाइट फ्रैंक में, तो भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में कौन से स्थान पर है? ये आ जाता है आपके तीसरे स्थान पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में जो है वो सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अरबपति पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिपोर्ट का नाम क्या है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो कि इन लिस्ट को या इस रैंकिंग को दर्शाती है? तो ये है द वेल्थ रिपोर्ट 2022। ठीक है, क्या है? द वेल्थ रिपोर्ट, और कब की है? 2022 की है, जो कि 2021 की रैंकिंग को दर्शाएगी वर्ष 2022 में। तो 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत है आपका तीसरे स्थान पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, और एग्जाम के लिए आप इसको 5 स्टार क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, 5 स्टार क्या, 3 स्टार तो मान ही लो, 3 स्टार भी नहीं, 5 स्टार पक्का रहेगा। ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करेंगे तो भारत सबसे आगे है। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में, और विश्व स्तर पे अगर बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे। अगर विश्व स्तर पे भारत तीसरे नंबर पे है, तो इनसे पहले नंबर पे कौन है और उससे पहले नंबर पे कौन है? यानी कि आपको टॉप 3 देश तो पता होने ही चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए उससे भी ज्यादा लेकर आई हूं। मैं आपको टॉप 5 देश बताऊंगी जहां पे सबसे ज्यादा अरबपति पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे आपका कौन सा देश आता है? ये आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या पाई जाती है। नंबर 2 पे कौन सा आता है? ये आता है चीन। नंबर 3 पे आपको पता ही है हमारा प्यारा भारत है। नंबर 4 पे कौन सा देश है? ये है जर्मनी। और नंबर 5 पे कौन सा देश है? वही देश जो कि यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर रहा है, ठीक है, करना चाहता है, और ये कौन सा देश हो जाता है? रूस का। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी के साथ में और बता देती हूँ कि रूस के जो आपके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जी हाँ, आपको जानकर थोड़ी सी आश्चर्यजनक जरूर होगा कि आप तो बोलेंगे नहीं मैम, हमने तो पढ़ा है इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो इलॉन मस्क ने तो अपनी संपत्ति दिखा दी ना कि हम सबसे अमीर हैं, लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन ने दिखाई? नहीं। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम सबसे गरीब हैं, लेकिन अगर उनकी पूरी संपत्ति आंक ली जाए, पूरी संपत्ति का जो है विवरण लिया जाए, तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अंदर की बात है। ठीक है, ज्यादा किसी को बताइएगा मत। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ में देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है आपकी? अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने
वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। ठीक है, वायु शक्ति अभ्यास, ध्यान रखिएगा कौन सा है, वायु शक्ति अभ्यास। ठीक है, अच्छा, क्यों, अगर वायु शक्ति अभ्यास है तो कौन सी सेना भाग लेगी, जाहिर सी बात है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स इसमें भाग लेगी। कहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आयोजित किया जा रहा है पोखरण रेंज इन जैसलमेर। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना पोखरण रेंज राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास को आयोजित करेगा और ये आपका पहली बार होगा जबकि इस अभ्यास में राफेल भी हिस्सा लेने जा रहा है, जो कि राफेल विमान जो कि हमारे देश का सबसे शक्तिशाली विमान माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभ्यास में पहली बार कौन सा विमान हिस्सा लेने जा रहा है, तो यह है राफेल विमान। इसके साथ में अभ्यास जो है वो वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना कब करती है, तो हर 3 साल में एक बार इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी वेन्यू, इसकी कौन सी जगह में ये आयोजित किया जा रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना पोखरण रेंज राजस्थान जैसलमेर में आपका जो है वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजित किया जा रहा है। तो इतना ही फैक्ट रहेगा जो कि इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपको हमारे देश को शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है और साथ ही में सिल्वर मेडल भी मिला है। तो किसको मिला है गोल्ड मेडल, किसको मिला है सिल्वर मेडल, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो सौरभ चौधरी जो कि शूटिंग के बादशाह कहे जाते हैं, ISSF को के अंतर्गत ISSF में उनको विश्व स्तर पे 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन इस न्यूज से बन सकते हैं। ठीक है, इस लाइन से ही मैं आपको 2 क्वेश्चन बता सकती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सौरभ चौधरी किस गेम से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी गेम से, शूटिंग से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में ISSF विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको ध्यान रखना है किनका नाम, सौरभ चौधरी का नाम। तो दोनों ही आपके न्यूज किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, यहाँ पे मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी के साथ में अगर हम महिलाओं की श्रेणी में बात करें, ये तो पुरुष वर्ग में हो गया कि पुरुष वर्ग में शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक किसको मिला है, सौरभ चौधरी को मिला है। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में भारत की ईशा सिंह को रजत पदक दिया गया है, या रजत पदक इन्हें मिला है। और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं ईशा सिंह की, ये है सौरभ चौधरी और ये है आपकी ईशा सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी, ठीक है, और ईशा सिंह कौन हो गई, रजत पदक। ठीक है, कौन सी है, दोनों ही 10 मीटर एयर पिस्टल है और कौन सा विश्व कप है, ISSF विश्व कप। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, अभी हाल ही में आपकी एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, और इस सैटेलाइट का नाम क्या है, इस सैटेलाइट का नाम है GOES-T। ठीक है, GOES-T, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है इस सैटेलाइट को, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है, तो नासा ने नेक्स्ट जनरेशन GOES-T मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट। ठीक है, नासा की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है नासा की आपकी
स्पेस एजेंसी। इसी के साथ में आपको पूछा जा सकता है कि बताइए जापान की स्पेस एजेंसी क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जापान की स्पेस एजेंसी क्या है, तो उसका नाम हो जाता है जाक्सा। ठीक है, क्या हो जाता है? जाक्सा। दैट मीन्स जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, भारत की अगर स्पेस एजेंसी का बात की जाए तो क्या हो जाता है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, सॉरी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से कई सारे देश होते हैं जहां पर अलग अलग आपके जो है वो क्या होती हैं? एजेंसीज होती हैं, और उन सभी के नाम आपको याद रखने चाहिए। जैसे भारत की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा। ठीक है, रशिया की स्पेस एजेंसी की बात कर ले तो ये क्या हो जाता है? रॉसकॉस्मोस। ठीक है, क्या है? रॉसकॉस्मोस। क्लियर? तो ये सभी स्पेस एजेंसियां हैं अलग अलग देशों की, जो कि आप एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं अभी आपकी नासा ने कौन सी स्पेस जो कौन सा उपग्रह है, कौन सा मौसम उपग्रह है जो कि लॉन्च किया है, तो वो क्या हो जाएगा? गोएसटी, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके तहत क्लाइमेट चेंज की बात की गई है, यानी कि जलवायु परिवर्तन की बात की गई है, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान आपके ऐसे दो देश हैं जो कि सर्वाधिक संवेदनशील देश कहे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे कहे जा रहे हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान में आपका जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील ये जो दोनों देश आपके कहे जाएंगे। हाल ही में जारी किसकी रिपोर्ट है? आईपीपीसी की रिपोर्ट है। आईपीपीसी की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जितने भी आपके खाद्य प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चाइना के बाद में सबसे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन कही जाती है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन की वजह से खाद्य प्रोडक्ट्स जो है, फूड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करना है, और इसके लिए जितनी ज़्यादा उर्वरक का हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी आपके जो हमारी सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, उन सबको क्या करती है? इंटर्न नुकसान पहुँचाती है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरी तरह से जो आपका जलवायु है उसमें चेंजेस आने लगे हैं। बाढ़ और सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देश माने गए हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से दो देश हैं, या ऐसे कौन से देश हैं जो कि सर्वाधिक संवेदनशील देश कहे गए हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के, तो आपको याद रखना है कौन कौन से देश हो जाएंगे? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, दोनों ही आपके एक दूसरे के दुश्मन देश हैं। भाई भाई कहे जाते थे पहले, ठीक है, अब क्या है? दुश्मन दुश्मन कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इन दोनों में ही जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। ठीक, चलिए इसके अलावा एक और दो फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि वर्ष 2050 तक, ठीक है, वर्ष 2050 तक खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो चावल और गेहूं का जो उत्पादन है वो करीब आपका 8% तक घटने की बात कही गई है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष तक चावल और गेहूं के जो उत्पादन है वो 8% तक कमी आने की आ सकती है। ठीक है, इसके साथ में 2080 तक, ठीक है, 2080 तक आपकी एक प्रजाति है जिसको कि हम गोल्डन एप्पल की प्रजाति कहते हैं। ठीक है, गोल्डन एप्पल स्नेल, गोल्डन एप्पल स्नेल, ठीक है, इसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है कि ये पूरी तरह से जो है ये फसल की पैदावार को जो है क्या कर सकता है? खत्म हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 2080 और 2050 के, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, हमेशा के लिए ये हमारे देश में चर्चा का विषय रही है और अभी फिर से ये चर्चित रही है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने क्या किया है, असम सरकार ने अशांत क्षेत्र घोषित, असम सरकार ने पूरे राज्य को जो है वो क्या कर दिया है, अशांत क्षेत्र या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है। और ये आपका अब कब तक चलेगा, फिर से ये 6 महीने तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1998 को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो अफस्पा है, अफस्पा यानी कि आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, अफस्पा का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यानी कि आपके कुछ ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जिनको की स्पेशल पावर्स दी गई थी, जिनकी आर्मी को, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है इसी तरह से एक आपका कौन सा राज्य है, असम राज्य है, जहाँ पे ये लागू है आपका अफस्पा। और यहाँ पे आपका क्या किया गया है, यहाँ पे इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, असम की अगर हम बात करते हैं तो असम की आपकी राजधानी क्या हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, क्या है, दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री हैं आपके हिमंत बिस्वा शर्मा, हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक, और राज्यपाल अगर हम पूछें तो राज्यपाल कौन हो जाते हैं, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। ठीक, बिहू जो है असम का आप कह सकते हैं डांस है, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अफस्पा आपका क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि फिर से 6 महीने के लिए जो है क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका फुल फॉर्म कौन से अधिनियम के तहत ये लागू हुआ था, तो ये है आपका 1958 का अधिनियम। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर, जो कि है आपका रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसमें कि रशिया ने कसम खा ली है कि भाई जब तक हम रशिया पे पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेते तब तक हम रशिया को नहीं, जब तक हम यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। और यहाँ पे आपके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की। ये जो कि पहले आपके एक अभिनेता हुआ करते थे, एक हास्य कलाकार हुआ करते थे और आज एक राष्ट्रपति बन गए हैं, और जिन्होंने टक्कर ले ली है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश रूस से। और रूस के अगर हम बात करें तो उनके आपके राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन, जो कि आप एक तरह से तानाशाह की तरह इस वक्त काम कर रहे हैं और यूक्रेन पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं। अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें, ठीक है, तो कहाँ से कब्जा हुआ है, ठीक है, कहाँ से जो है रूस की सेनाएं इसके ऊपर कब्जा कर रही है, ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका ब्लैक सी का एरिया। ठीक है, जहाँ से आपके जो रूस के सैनिक हैं वो इस एरिया पे और इस एरिया पे जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये जितने भी आपके एरिया हैं, जैसे कीव हो गया,
ठीक है, यहाँ पे आपके लुहांस्क है, ये आपका डोनास्क है, ये 2 क्षेत्र तो आपके ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो अलगाववादी ग्रुप है उनको उनको जो है अपने कब्जे में कर लिया है रूस ने। इसके साथ में 2014 में, इससे पहले जो कि आज लुहांस्क और डोनास्क में हुआ है, इससे पहले ठीक आपके 2014 में क्रीमिया देश के ऊपर भी इसी तरह से रूस ने कब्जा किया था। और अब इसने कहा है कि हम पूरी तरह से यूक्रेन पे कब्जा करेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो ये अपडेट्स हैं जो कि चलती रह रही हैं, देखिए आगे अब क्या चीजें होती हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आपका जो बॉम्ब है वो भी यहाँ पे क्या किया है, वैक्यूम बॉम्ब भी आपका एक तरह से रशिया ने छोड़ दिया है, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। और वैक्यूम बॉम्ब अगर पूछा जाए कि क्या होता है, क्यों इसका नाम वैक्यूम बॉम्ब पड़ा, ठीक है, तो जब भी ये जिस तरह से आपका एक एटॉमिक बॉम्ब होता है, जिस तरह से आपका न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसी का एक टाइप है आपका वैक्यूम बॉम्ब। लेकिन ये क्या करता है, जब भी इसको फोड़ा जाता है तो ये सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है, उस एरिया के सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है। यानी कि मान लीजिए कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और हमें उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और उसमें ऑक्सीजन क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। लेकिन ये आपका उसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पड़ी, इसलिए हमारे आसपास या हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये जो आपका वैक्यूम बॉम्ब है, इसको जलाने में या इसको विस्फोट करने में इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है कि पूरे देश की ऑक्सीजन जो है वो अपने में ये समा लेता है। तो ये आपका एक तरह से इससे बहुत ज़्यादा मरने की स्थिति तो नहीं आती है, लेकिन हाँ डराने के लिए एक बहुत बड़ा ये शस्त्र माना जा रहा है। तो ये भी आपका अभी फिलहाल में लॉ लागू कर दिया गया है, विस्फोट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं हमारे देश के, जो कि मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो सभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन है, ये है आपका ऑपरेशन गंगा। ठीक है, जो कि आपके जितने भी मेडिकल विद्यार्थी हैं, लगभग आपके 20,000 मेडिकल विद्यार्थी हैं जो कि यूक्रेन देश में फंसे हुए हैं, और वहां से उनको वापस लाने की जो कोशिश की जा रही है वो किसके तहत की जा रही है, ये की जा रही है ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसी तरह से आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहे। आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में जुड़ने के लिए एक बार जरूर से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और जरूर से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको अपडेट्स पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल ठीक इसी समय पे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, जरूर क्लास को अटेंड करते रहिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं या क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में लिख दे। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।